प्रिय छात्रों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जिनकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछने की काफ़ी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और इन 20 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। अब जानते हैं इसमें पूछ रहा है सअभाज्य संख्या। अब सअभाज्य संख्या क्या होती है? कोई भी दो संख्या जिसका मौसा अगर एक हो जाए तो उन संख्याओं को सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 14 और 35, 18 और 25, 31 और 93, 32 और 62। तो इसमें आपको पहचानना है कि इसमें कौन सी संख्या सअभाज्य है। यहाँ देखिए 14 है और 35 है, तो इसमें जो है इसका जो है 2 गुणनखंड होगा। एक तो मान लीजिए 1 होगा और दूसरा जो है 7 होगा, क्योंकि 7 से दोनों संख्याएं जो है कट जाएंगी। तो इसके जो है 1 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, तो यह जो है आपका सअभाज्य संख्या नहीं होगा। 18 और 25, तो 18 और 25 ऐसी ये दो संख्याएँ हैं जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक से ज़्यादा इसमें गुणनखंड नहीं है। तो इन्हीं दोनों संख्याओं के युग्म को ही हम कहेंगे सअभाज्य संख्या। 31 और 93, 31 से 93 जो है कैंसिल हो सकता है, तो ये जो है सअभाज्य नहीं होगा, ठीक है ना। 32 और 62 में भी एक से ज़्यादा जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए ये भी जो है सअभाज्य नहीं होगा। 18 और 25 मतलब 18 और 25 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनमें जो है केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है, इसीलिए इसको हम जो है, जैसे मान लिया 18 है तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 25 को लिख सकते हैं 1 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इसको जो है सअभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ प्रश्न ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक हैं 5 और -3, तो इसमें से कौन सा हो सकता है। देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात जब बहुपद निकाला जाता है तो एक सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ हो जाता है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। x² माइनस अल्फ़ा का मान कितना है 5, बीटा का मान -3 है, तो यहाँ -3 रख देंगे इंटू एक्स, और यहाँ देखिए अल्फ़ा का मान 5 रखना है, बीटा का मान -3 रखना है। इसको लिख सकते हैं x² माइनस 5 में से 3 घटेगा 2 मिलेगा, तो यहाँ लिख देंगे 2x। अब 5 से 3 में गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 15। तो ये जो है आपका बहुपद होगा। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। x² माइनस 2x माइनस 15 जो है ना, ऐसा बहुपद है जिसके शून्यक जो है 5 और -3 होंगे। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 3x² माइनस 6x प्लस 4 और 0 का विभक्त कर जो है निकालना है। देखिए तो इस तरह का जो समीकरण दिया रहता है, पहला है a का मान, तो a का मान 3 है, b का मान है -6 और c का मान है 4। a का मान 3, b का मान -6, c का मान 4। जो विभक्तकर होता है, विभक्तकर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। विभक्तकर निकालने का ये सूत्र है। अब याद कर लेंगे इसको, b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है -6 है, ठीक है। तो -6 का वर्ग -4 गुणे a का मतलब 3, और c का मान है 4, मान भर देते हैं। तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 4 3 12, 12 चौको 48, ठीक है ना। 4 3 12, 12 चौको कितना होगा 48, ठीक है। तो अब देखिए 12 3 36, 12 चौको 48, 36 में से जब 48 घटा देंगे तो ये हो जाएगा -12। तो विभक्तकर कितना होगा -12। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि x² / 4 बराबर 9 का हल है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। x² / 4 बराबर 9, 9 के नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस गुणा करेंगे। x² से जब 1 में गुणा करेंगे तो x² होगा, और 9 का 4 में गुणा करेंगे तो 9 चौको 36 होगा। x² बराबर 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। अब जब दोनों तरफ से वर्ग घटाएंगे ना तो x बराबर हो जाएगा +-6। x का मान कितना होगा +-6, क्योंकि x का जब मान लिखते हैं ना तो प्लस माइनस के साथ लिखते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सारवंतर होगा। ये जो श्रेणी दिया हुआ है ये समांतर श्रेणी है और इसका सारवंतर जो है ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि सारवंतर जब निकाला जाता है, सारवंतर d बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। सारवंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद है 1 और 1 में से घटाना है 3। तो जब 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? -2। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक समांतर श्रेणी का सारवंतर -4 है, क्या दिया हुआ बताइए? सारवंतर दे दिया है -4, 10वां पद जो है -8 दिया है। श्रेणी का प्रथम पद होगा, मतलब प्रथम पद का मान पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, किसका मान दिया है? 10वां पद का। तो 10वां पद का मान दे दिया है तो T10 लिख देंगे, मतलब 10वां पद। और 10वां पद का मान होगा a प्लस 10 में से घटा देते हैं और यहाँ हो जाता है d। और ये जो 10वां पद किसके बराबर दिया है? -8 के। ठीक है, 10वां पद दे दिया है -8 के बराबर। 10वां पद लिखने के लिए तो a प्लस 10 में से घटाएंगे इंटू d लिखेंगे। और यही जो 10वां पद है -8 के बराबर दे दिया है, a का मान पूछा हुआ है तो यहाँ लिख देंगे a प्लस 10 में से घटेगा 9 और d का मान रख दीजिए 4 -4 बराबर हो गया -8। ए प्लस, देखिए अब प्लस नहीं होगा क्योंकि 9 चौको 36, ये प्लस ये माइनस है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -36 बराबर हो जाएगा -8। ये बराबर हो जाएगा, अब देखिए 36 माइनस के साथ है तो जब दूसरे पक्ष में जाएगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, तो +36 हो गया, यहाँ है -8। अब क्या करिए कि 36 में से 8 को घटा दीजिए तो 16 में से 8 निकल के कितना बचेगा? 8, मतलब ये आपका हो जाएगा 28। प्रथम पद कितना होगा? 28। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यह जो प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा गया है, अर्थात 2023 के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। प्रश्न ये कह रहा है कि दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हों, मतलब ऐसी दो आकृतियाँ हैं जिनके आकार क्या हों? समान हों, परंतु आवश्यक रूप से आमाप, आमाप का मतलब होगा परिमाप, आमाप का मतलब क्या होगा? परिमाप, परिमाप क्या हो? समान न हो तो क्या कहलाती हैं? देखिए ये आपको बताइए क्या है? वृत्त है, ये भी एक वृत्त है। तो दोनों का आकार क्या है? समान है। देखिए दोनों का आकार क्या है? समान है, लेकिन इसका परिमाप, इसका परिमाप दोनों का अलग अलग है। इसका परिमाप अलग है, इसका परिमाप अलग है, मतलब इसका परिमाप जो होगा इसका होगा 2πr, इसका परिमाप हो जाएगा, इसका भी परिमाप होगा 2πr। इसका 1 कर देते हैं, इसका 2 कर देते हैं, तो इसका परिमाप बड़ा होगा, इसका परिमाप छोटा होगा। तो देखिए परिमाप क्या हो? समान न हो। आमाप का मतलब परिमाप, समान न हो तो ये क्या कहलाती हैं? तो ऐसी आकृतियाँ कहलाती हैं समरूप। क्या कहलाती हैं बताइए? समरूप। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आमाप समान न हो तो ऐसी आकृतियों को समरूप आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, DE समांतर BC। यह जो है DE जो है BC के क्या है? समांतर है। तो जब एक त्रिभुज में, तो इस भुजा का और इस भुजा के बीच में अगर D और E इस प्रकार हैं कि अगर यह जो है इसके समांतर है तो यह भुजा बटे यह भुजा और यह भुजा बटे यह भुजा, इनका जो अनुपात होता है आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, जैसे चूँकि क्या है DE जो है किसके समांतर है? BC के। DE जो है BC के क्या है? समांतर है। तो यह AD बटे क्या होगा? DB बराबर AE बटे क्या होगा? EC। इस तरह से हम लिख लेते हैं। अब जो जो मान दिया ना वो भर देते हैं। AD का मान देखिए x दे दिया है, DB का मान दे दिया है x-2, AE का मान दे दिया है x+2 और EC का मान दे दिया है x-1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो सबसे पहले ये लिख देते हैं x, फिर ये लिखते हैं x-1, फिर इसको लिखते हैं x-2, फिर x+2। ठीक है ना, ये गुणा कर लेते हैं क्रॉस। तो x से जब इसमें गुणा करेंगे तो x का x में गुणा होगा तो x² माइनस x का 1 में होगा तो x हो जाएगा। फिर देखिए इसको हम लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर सकते हैं। तो a की जगह पर x है, b की जगह पर 2 है, तो x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अगर दोनों तरफ एक समान पद है। यहाँ से मिलेगा -x और -2 का वर्ग हो जाएगा -4। दोनों तरफ से क्या करेंगे? माइनस को हटा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा बताइए? 4। x का मान क्या आएगा? 4। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन 9 जो है, देखिए क्वेश्चन 9 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ये कह रहा है कि दो बिंदु दिया हुआ है 5 और 0, -12 और 0 दिया हुआ है, दो बिंदु दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। देखिए जो पहला बिंदु होता है ना, तो जैसे 5 है, 0 है, ये किसका मान है, x1 का और y1 का मान है, -12 है, 0 है, ये किसका मान है बताइए, x2 का y2 का मान है। ठीक है, तो बीच की जो दूरी होती है, बीच की दूरी, इसका फार्मूला क्या होता है बता दीजिए। करड़ी में x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, ये होता है बीच की दूरी निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो अब जो है इसमें मान रखेंगे। ठीक है, x2 कितना है बताइए, x2 जो है -12 लिख देंगे, माइनस x1 बताइए कितना है, x1 का मान 5 है, तो -5 का स्क्वायर प्लस y2, देखिए y2 का मान 0 है, y1 का भी मान 0 है, तो यहाँ लिख देंगे 0 - 0 का स्क्वायर। यहाँ देखिए करड़ी में देखिए -12 और -5, ये हो जाएगा -17 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, 0 हटा देते हैं हम, तो -17 का वर्ग हो गया 289, और 0 छोड़ दीजिए, और 289 जो है ना 17 का वर्गमूल है। ठीक है ना, 289 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 17। तो इस तरह से दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो कितना होगा, 17 मात्रक, अर्थात ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, P एक बिंदु दिया हुआ है, P -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो जब भी मूल बिंदु से जब दूरी पूछ रहा है, मूल बिंदु से दूरी, x का वर्ग प्लस y का वर्ग, ये फार्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी निकालने का। तो जो पहला मान होगा वो क्या होगा, x का होगा, दूसरा मान किसका है, y का। अब दोनों को यहाँ होल स्क्वायर कर देते हैं, -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, -6 का वर्ग होगा 36 और 8 का वर्ग होगा 64, दोनों को वर्ग करके यहाँ पर हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो कितना होगा, 10 मात्रक होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक त्रिकोणमिति का सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए tan थीटा का जो मान दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 8/15। आप जानते हैं कि जो tan थीटा का सूत्र होता है, tan थीटा का होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, लंब बटे आधार। तो इस त्रिभुज से क्या निकालना है, कर्ण। क्या निकालना होता है, ये कर्ण। कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण का जो वर्ग होगा, देखिए लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो लंब है 8 का वर्ग कर देंगे, आधार है 15 का वर्ग हो जाएगा, तो 8 का वर्ग कितना होगा 8 का वर्ग 64 और 15 का वर्ग 225। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9 8 2 289। AC का जो वर्ग होगा वो होगा 289, तो AC बराबर करड़ी में 289, और 289 किसका वर्ग है, तो ये 17 का है, अर्थात 289 का जो वर्गमूल होगा वह 17 होगा। तो AC का मान कितना होगा, 17। AC का मान कितना होगा, 17। तो हमें निकालना है मान कौशिक थीटा का। कौशिक थीटा देखिए साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, और कौशिक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण है 17 और लंब कितना है 8, तो कौशिक थीटा का जो मान होगा वो 17/8 के बराबर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ मान दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4, तो cot A का मान कितना होता है, ये 3 से 4 को भाग कर देते हैं, 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। cot का सूत्र होता है, ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, तो cot का सूत्र होता है ना आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। तो आप देखिए इसका कर्ण कितना होगा बता दीजिए, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कर्ण कितना होगा 5 होगा। सेक A का मान कितना होगा, देखिए सेक जो होता है ना ये कास का उल्टा होता है, कास का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, कास का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का होगा कर्ण बटे आधार, क्या होगा कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा 5 ऊपर होगा 4 नीचे होगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 5/4। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर जो है 13 हल करते हैं। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। 5 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। ये कोई वृत्त है इस तरह से, इसकी त्रिज्या है 5 सेमी। ठीक है ना, मान लेते हैं यहाँ O है,
और देखिए आगे क्या कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है PQ, और इस बिंदु पर P पर एक स्पर्श रेखा है इस तरह से, ठीक है। P पर स्पर्श रेखा है PQ। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा ऐसे केंद्र O से जा रही है, ठीक है ना। केंद्र O से क्या हो रही है, एक रेखा जा रही है। तो यह जो रेखा जा रही है तो इस स्पर्श रेखा को बिंदु Q पर मिल रही है, और इस प्रकार मिल रही है कि O से Q की जो दूरी है वो कितना है, 12 सेमी। O से Q की जो दूरी है कितना है, 12 सेमी, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी। तो PQ की लंबाई कितनी है, ये PQ है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। अब जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो आधार का मान आपसे पूछ रहा है। त्रिभुज POQ में आधार क्या है बताइए, PQ है। PQ क्या है, आधार है। आधार कैसे निकालते हैं, कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा देते हैं। कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा देते हैं, ठीक है। तो 12 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को घटाएंगे। 12 का स्क्वायर 144, अब 5 का वर्ग कितना होगा, 25। इसको घटा दीजिए, घटाने पर हो जाएगा 119। तो PQ का जो मान होगा 119, करड़ी में 119 सेमी। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 14 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ओ वृत्त का एक केंद्र है, AB एक जीवा है। देखिए AB जो है एक जीवा है तथा AC स्पर्शी है। AC जो एक स्पर्श रेखा है। यदि कोण BOA का मान 120 अंश है तो BAC कितना होगा, BAC पूछ रहा है, मतलब इस कोण का मान पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो केंद्र का जो कोण दिया है 120 अंश का दिया है, और आप जानते हैं कि यह जो त्रिभुज बना हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसमें जो है यह भुजा और यह भुजा, चूँकि वृत्त की त्रिज्या है तो ये जो है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये जो दोनों कोण हैं ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो यह एक त्रिभुज हो जाता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश के बराबर हो जाता है। तो 120 अंश प्लस x ये त्रिभुज के तीनों कोण हो गए। 120 फिर x बराबर कितना होगा, 180 अंश। तो 120 अंश है ना, ये हो जाएगा 2x बराबर 180 अंश। तो 2x बराबर हो जाएगा 180 में से 120 को क्या करिए, घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 60 अंश। तो 2 से 60 को काटिए 30 बार में, तो x का मान कितना निकल गया, 30 अंश, ठीक है। तो अब जानते हैं कि ये वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। ये पूरा एंगल आपका 90 अंश बनेगा। तो जब 90 अंश में यह कोण कितना है, 30 अंश है, मतलब 90 अंश में यह इधर का कोण 30 है तो इधर का कोण कितना होगा, 60 अंश होगा। टोटल 90 है तो एक तरफ का 30 दे दिया है, तो एक तरफ का कितना होगा, 90 में से क्या करेंगे, 90 में से 30 को घटा देंगे, कितना आएगा, 60 अंश आएगा। तो कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 60 अंश हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न ये देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप, क्या पूछा है, वृत्त का परिमाप, अगर एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, तो जो वृत्त का परिमाप होता है वो परिधि होता है। तो वृत्त का जो परिमाप है, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का परिमाप किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के। तो वृत्त का जो परिमाप होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का परिमाप 2πr होता है। परिमाप का मतलब होगा वृत्त का ये जो बाउंड्री, यही बाउंड्री वृत्त का परिमाप है, इसका मान होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल होगा, r से इसका r कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा r। तो r का मान कितना हो जाएगा, 2 मात्रक। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए जो है आपका राइट होगा, 2 मात्रक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए वृत्त का परिमाप, अभी मैंने बताया वृत्त का जो परिमाप होगा वह एक वर्ग के क्या है, परिमाप के बराबर है। तो वृत्त का परिमाप वर्ग का परिमाप, वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप क्या है, बराबर है। तो 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड। देखिए क्या होगा,
2 से 4 जो है 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा पाई आर और यहाँ मिलेगा 2 इंटू साइड। ठीक है ना। तो अब पूछा है प्रश्न में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ से पहले निकाल लीजिए आप, आर पर होगा, नीचे होगा साइड, और यहाँ हो जाएगा 2/पाई। ठीक है, त्रिज्या बटे साइड का जो अनुपात है वह 2/पाई के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, फिर अब वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर है ना, यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई आर बटे साइड है ना, आर बटे साइड का स्क्वायर। ठीक है, देखिए पाई यहाँ लिख देंगे, आर का भी वर्ग है साइड का भी वर्ग है, तो आर का वर्ग यहाँ लिखेंगे और साइड का वर्ग यहाँ लिखेंगे। देखिए अब दोनों पर वर्ग है तो दोनों को बटा करके इसका होल वर्ग कर सकते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो आर पर भी वर्ग होगा साइड पर भी हो जाएगा। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि आर बटे साइड का मान दिया, अनुपात निकालना है। तो ये है वृत्त का क्षेत्रफल और ये है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग, तो यहाँ से हम पाई लिख लेंगे, आर का वर्ग है साइड का भी वर्ग है, तो दोनों को ब्रैकेट में लिखकर इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से पाई उतार लेंगे और आर बटे साइड, आर बटे साइड का जो मान है वो 2/पाई है, तो जब यहाँ 2/पाई हम रखेंगे तो 2 का वर्ग होगा तो 4 होगा, अब पाई का भी वर्ग होगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई से इसका एक स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई से इसका एक स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 4/पाई, 4/पाई, यहाँ देखिए 4/पाई मिल गया। ठीक है ना, जब 4/पाई मिला, और आप जानते हैं कि पाई का जो मान होता है वह होता है 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक है, क्या करेंगे 7 से ऊपर गुणा कर देंगे, तो 7 चौको 28, 28/22 हो गया, 28/22 हो गया। 2 से जो है दोनों को काट दीजिए। ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है, 2 चौको 8, नीचे हो गया 11, 14/11, 14/11। आपका ऑप्शन जो है बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा 14/11। 14/11 को 14:11 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह जो प्रश्न है सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी होगी। एक बिंदु दिया हुआ है, इसकी वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है। तो वाई अक्ष से जो दूरी होता है, वाई अक्ष से दूरी ये होता है एक्स का मान, वाई अक्ष से दूरी एक्स का मान होता है। तो इसमें जो है ये है एक्स का मान और ये किसका मान है, वाई का। तो जब वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो एक्स का जो मान होगा वही होगा वाई अक्ष से दूरी, तो इसका मतलब -3 जो है वाई अक्ष से दूरी हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई का मान 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। के किस मान के लिए समीकरण यूँ 3x - y + 8 = 0 और 6x - ky = -16 का कोई हल नहीं होगा। हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है, 3x - y + 8 = 0। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 6x - ky। अब देखिए -16 बाहर दिया हुआ, इसको अंदर कर लेंगे तो +16 हो जाएगा बराबर 0। बाहर दिया है तो अंदर कर लेंगे, तो यहाँ जो है बाहर नहीं दिया है अंदर ही दिया है, तो इसको अंदर नहीं करेंगे, ये जहाँ है वहीं रहने देंगे। इसके बाद से कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या फार्मूला है, a1/a2 = b1/b2। अब बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के। देखिए x का जो गुणांक है दोनों में, ये a1 है x का जो गुणांक है दोनों में, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2। इसका मान होगा 3/6। b1 का मान देखिए यहाँ कोई अंक नहीं है, तो जब कोई अंक नहीं है ना तो -1 ले लेंगे, नीचे हो गया -k। तीसरा हो जाएगा 8/16, तो तीसरा पर छोड़ देते हैं, केवल पहला और दूसरा जो है लेकर जो है हम यहाँ से मान निकाल सकते हैं। देखिए दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस दोनों माइनस का बाएं माइनस में भाग हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3/6 बराबर हो जाएगा 1/k। क्रॉस गुणा कर लेंगे 3 से k में, 3k हो गया, और 6 से 1 में तो 6 हो गया। 3 से 6 को 2 बार में काट दीजिए तो k बराबर कितना होगा 2। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, ये क्या दिया है, समांतर माध्य। समांतर माध्य दे दिया है 45.6। कितने व्यक्ति हैं, 10।
व्यक्तियों की संख्या है 10। अब पूछ रहा है कि उनके भारों का योगफल क्या होगा। भारों का योग, जब भारों का योग पूछेगा ना तो समांतर माध्य में व्यक्तियों की संख्या से गुणा कर देंगे तो भारों का योग निकल जाएगा। 45.6 गुणे 10, जब 10 से गुणा करें दशमलव हट जाएगा अर्थात दाहिने चला जाएगा तो ये हो जाएगा 456 किग्रा। 456 किग्रा। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर दिया हुआ है 456 किग्रा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसलिए वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए माध्य जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, बहुलक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है, माध्यिका भी जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, लेकिन मानक विचलन जो है ये है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।